गन्ने की नई पत्तियां लाल धब्बेदार, जंग जैसी धब्बेदार या फिर पीली धब्बेदार दिखाई पड़ती हैं तो ये एक गंभीर समस्या है और इसका सही टाइम पर बचाव नहीं करते हो तो 25 से 30% तक नुकसान भी हो जाता है। जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं ये एक प्रकार का कीट होता है जो मकड़ी जैसा होता है और इसका नाम है माइट्स। जो छोटी छोटी मकड़ियाँ होती हैं जिनको हम नंगी आंख से नहीं आसानी से देख सकते हैं और ये एक ऐसी समस्या है जो मई से जून में सबसे ज़्यादा गन्ने पे दिखाई पड़ता है। पहले हम बात कर लेते हैं पहचान की। देखिए जब आप देखोगे गन्ने में तो शुरुआत में जब आप देखोगे तो एक दो पौधे में जो नई कलियां निकलती हैं, जो नई पत्तियां निकलती हैं उस पे जंग जैसे दिखाई पड़ती हैं। वो हरी नहीं निकलती हैं या हल्का पीलापन लिए होती हैं या हल्का जंग जैसी लिए होती हैं और पत्ती मुड़ी हुई होती है। अब इसको हम इग्नोर कर देते हैं कि चलो ये ऐसे ही समस्या है, लेकिन ये दोस्तों माइट्स है और जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है क्योंकि नई पत्तियां मुलायम होती हैं और उसी को ये रस चूसना चालू कर देती है। अब नई पत्तियों के साथ साथ धीरे धीरे पुरानी पत्तियों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। हरित लवक की जो मात्रा है यानी पत्तियों में जो हरापन हम सीधे कह सकते हैं वो कम हो जाता है जिससे पौधा भोजन सही ढंग से नहीं बना पाता। उर्वरकों की हम मात्रा भी देते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं होता है, पौधे छोटे रह जाते हैं और ग्रोथ विकास पूरी तरह से रुक जाता है, पौधा विकसित ही नहीं होता और हम उर्वरकों को बढ़ा बढ़ा के या कई तरीके की दवाओं को डाल डाल करके परेशान हो जाते हैं लेकिन ये रोग दूर होने का नाम ही नहीं लेता क्योंकि हम जो दवाएं भी डालते हैं वो गलत डालते हैं और उर्वरकों को डालने से ये बीमारी थोड़ा ना ख़त्म हो जाएगी। तो पहले आपको एक चीज़ करना है कि आप देखो कि एक दो पौधों पर अगर ये जंग जैसे धब्बे दिखाई पड़ते हैं तभी आपको उपाय कर लेने हैं। तब उपाय करोगे तो दूसरी जो नॉर्मल दवाएं हैं जो दूसरे कीटों को भी कंट्रोल कर लेती हैं वो दवाओं से काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये गंभीर समस्या हो गई, पूरे खेत में फैल चुका है, तब आपको माइट्स नाशी ही दवाओं को डालना पड़ेगा क्योंकि दूसरी दवाएं डालने से ये अच्छी तरीके से नियंत्रित नहीं होगा और आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो पहले दोस्तों आपको क्या करना है वो भी समझना ज़रूरी है। देखिए बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि मई जून में तेज़ धूप पड़ती, टेम्परेचर तो कम होता है लेकिन उमस बढ़ जाती है। अब उमस बढ़ जाती है, खेत में नमी नहीं होती है, जब खेत में नमी नहीं होती है दूसरे खरपतवार होते हैं तब ये कीट ज़्यादा पनपता है और बहुत तेज़ी से फैलना चालू हो जाता है। तो एक तो आपको काम करना है कि खेत में पर्याप्त नमी रखना है, समय समय पर सिंचाई करना है, खरपतवार भी दूर करने हैं। ऐसा नहीं कि खेत में खरपतवार है तो कीट ये फैलना ही फैलना है, ऐसे आपको समझ करके चलना चाहिए। और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा तो जैसा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ऐसी समस्या आपको अपने खेत में दिखाई पड़ सकती है। रोकथाम के उपाय के बारे में बात करें तो पहली चीज़ तो मैंने बता दिया कि आपको इससे बचाव के लिए पर्याप्त नमी खेत में रखना है और उर्वरकों की संतुलित मात्रा देना है। बहुत अधिक बढ़ा करके नहीं डालना है, बहुत कम नहीं डालना है, जो संतुलित मात्रा है उतनी आप डाल करके उर्वरकों को पूरा करते रहिए जिससे माइट्स काफ़ी हद तक फैलेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपके खेत में ये फैलना चालू हो गया है तब आपको दवाओं को इसकी गंभीरता को देखते हुए डालना चाहिए। अब कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि एक कोई कीटनाशक ले लिया, उसके साथ एक फफूंदनाशक ले लिया और कई तरह के टॉनिक आदि ले लिया और उसको स्प्रे कर देते हैं। दुकानदार काफ़ी महंगे आपको प्रोडक्ट थमा देता है और स्प्रे करने के 8 से 10 दिन के बाद देखते हो कि समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। थोड़े दिन तो रुक गई, फिर से वही चालू हो गया और फिर से आप दवाएं डालते हो। 3 से 4 बार डालने के बाद भी ये रोग दूर नहीं होता, तब तक जो है नुकसान हो चुका होता, पौधे कमज़ोर हो चुके होते हैं। तो बाद में कितनी भी कोशिश करो विकास उतने अच्छे से होना नहीं है। तो आपके खेत में अगर नॉर्मल रूप से थ्रिप्स दिखाई पड़ रहा है, इसके साथ दूसरे कीट दिखाई पड़ रहे हैं, खासतौर से मिट्टी जनित कीट दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्लोरोपाइरिफास 50%, साइपरमेथ्रिन जो 5% होती है, इसको आप नॉर्मल तौर पर यूज कर सकते हो। यदि एक दो पौधों पे असर दिखाई पड़ रहा है 15 दिन के बाद आप दोबारा स्प्रे कर दो क्योंकि ये कॉन्टेक्ट बेस की दवा है, ज़्यादा दिन इसका असर रहता नहीं है। दूसरी दवा और है प्रोफेनोफास 40%, साइपरमेथ्रिन 40%, इसको भी स्प्रे कर सकते हो। बहुत से किसान भाई क्लोरोपाइरिफास डालते हैं, बहुत से साइपरमेथ्रिन डालते हैं, लेकिन ये प्रोफेनोफास डालते हैं जिसमें साइपरमेथ्रिन 5 या 4% मिला रहता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन असर नहीं करता। हाँ, दूसरे अगर कीट लगे हैं तो आप डाल सकते हो, थोड़ा ये कंट्रोल कर लेता है या एक दो पौधों में असर दिखाई पड़ता है तो ख़त्म कर देता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कीट होते हैं जो गन्ने के अंदर होते हैं जैसे चोटी बेधक, तना छेदक, इसके अतिरिक्त मिट्टी जनित कीट या ऊपर से रस चूसने वाले कीट। ऐसी समस्या के साथ साथ थ्रिप्स भी लगी हुई, माइट्स भी लगी हुई है, तब आपको फिप्रोनिल 5%, लैम्डासाइलोथ्रिन 5%,
कि 500 ml मात्रा लेकर के प्रति एकड़ स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे जो है थोड़ा बहुत अगर थ्रिप्स लगी हुई है, थोड़ा बहुत माइट्स लगी हुई है या दूसरे अन्य तरीके के कीट हैं, वो अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। बाकी तना छेदक, चोटी बेधक भी कीट को ये नियंत्रित कर लेगा, क्योंकि एक इसमें सिस्टेमिक दवा है और एक कॉन्टैक्ट बेस की दवा है। दोनों का फार्मूला काफ़ी मस्त हो जाता है। इसके अलावा फिप्रोनिल 5% की 500 ml मात्रा और थायोमेथाक्सम 25% की 200 ग्राम से 250 ग्राम मात्रा लेकर के स्प्रे कर सकते हो। अगर आपके खेत में थ्रिप्स की मात्रा ज़्यादा है तो आपको थायोमेथाक्सम की मात्रा थोड़ी बढ़ा लेनी है, यानी 300 ग्राम तक ले सकते हो। इसके ऊपर नहीं बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा डोज हो जाएगी। 25% वाली की बात कर रहे हैं, अगर 70-75% वाली है तो 100 ग्राम से ही काम चल जाएगा। और इसको अगर डालोगे तो दोनों सिस्टेमिक दवाएं हैं जो पौधे के अंदर दवा जा करके, और फिर अगर जो थ्रिप्स है, माइट्स है या कोई अन्य समस्या है, अन्य कीट हैं, सबको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेती। तो ये दवा काफ़ी फायदेमंद है, जिसको आपको स्प्रे कर देना चाहिए। जब बाद में बारिश हो तो बारिश के टाइम पर एक बार और स्प्रे कर दोगे तो जो चोटी बेधक या भुंडा रोग कहते हो वो सब कंट्रोल हो जाएगा। और बाकी आपको बहुत ज़्यादा दवाओं को डालने की आवश्यकता नहीं है। स्प्रे पंप चाहे आप ट्रैक्टर वाली लो चाहे हाथ वाली लो, 250 लीटर से 300 लीटर पानी मिलाना रहेगा जो भी आप दवाएं डाल रहे हो। इसके अलावा एक फार्मूला और है जो आप यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा कि मार्केट में लैम्डा साइलोथ्रिन और थायोमेथाक्सम ये फार्मूला मिल जाता, तो इस फार्मूले की दवा की 300 ml मात्रा लेकर के भी स्प्रे किया जा सकता है, जिससे जो है माइट्स हो या थ्रिप्स हो या दूसरे कीट हों, रस चूसने वाले कीट हों, ये आसानी से कंट्रोल हो सकते हैं। तो इन दवाओं को आप डालना चाहते हो अपने गंभीरता के हिसाब से जो है वो डाल सकते हो। हाँ, केवल अगर माइट्स लगे हो, दूसरे कीट नहीं, और माइट काफ़ी गंभीर लगा हुआ पूरे खेत में फैल चुका है, तब ये ऊपर की दवाएं काम नहीं करने वाली, इस बात का ध्यान रखना। तब आपको स्पेशल माइट्स नाशी ही डालना है। माइट्स नाशी में 2 फार्मूले काफ़ी अच्छे हैं, दोनों काफ़ी अच्छे से गन्ने में काम भी करते हैं। एक है प्रॉपर गाइड 57% EC, इसकी 500 ml मात्रा लेकर के और आपको स्प्रे कर देना है। दूसरी है स्पायरोमेसिफेन जो 22.9% SC फार्मूले में आती है, इसकी 200 से 250 ml मात्रा प्रति एकड़ स्प्रे कर देना है। अगर केवल माइट्स लगी हुई है, दूसरे कीट नहीं है, तो आप इसको स्प्रे कर दीजिए। अच्छी तरीके से माइट कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि ये स्पेशल माइट्स के लिए बनी है। और 20-25 दिन के बाद देखो, अगर फिर भी कुछ कहीं पर रह जाता है माइट्स, तो दोबारा स्प्रे कर सकते हो, नहीं तो दोबारा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब किसान भाइयों, ये चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो इस बात के लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए, जो क्लोरोपाइरीफास प्रोफेनोफास हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल दवाएं हैं माइट्स के लिए, तो इसको आप नहीं डालिए, बेहतर रहेगा। हाँ, दूसरे कीट हैं तो जैसा मैंने पहले बताया डालिए। और एक बहुत से किसान भाई जो जैसे मान लिया कोई फफूंदनाशक डाल दिया, फफूंदनाशक भाई जब आपके खेत में कोई फफूंद जनित बीमारी है तब तो आप डालो, अगर फफूंद जनित कोई बीमारी नहीं है तो इसको फफूंदनाशक को डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कोई फफूंद जनित बीमारी नहीं है जो दुकानदार आपको पकड़ा देता है कि ये फफूंदनाशक डाल दो कंट्रोल हो जाएगा। तो फफूंदनाशक नहीं डालना है, अगर फफूंद जनित कोई बीमारी है तब आप डालो। हाँ, सल्फर जो आती है, सल्फर आप डाल सकते हो। सल्फर जो है काफ़ी हद तक माइट्स को कंट्रोल कर लेती है, तो सल्फर मिला करके डालना बेहतर रहेगा दूसरे फफूंदनाशक डालने से। बस दोस्तों, आज की जानकारी इतनी ही। धन्यवाद।